Assalamu alaikum. This is Saad Vora, and our topic of discussion today is basically diode lasers. तो हमारी कोशिश यही है कि इसमें हम लोग नॉर्मली वो टॉपिक्स को कवर कर सकें जो कि नॉर्मली एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या लोगों की बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके आंसर्स नहीं मिल रहे होते। तो डेफ़िनेटली क्योंकि हम पूरा एक बहुत बड़ा एक टॉपिक है जिसको हम डेफ़िनेटली एक कम टाइम फ्रेम में कवर तो नहीं कर सकते, लेकिन विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम इसको कहाँ तक लेके जा सकते हैं। दूसरा, हमारी जो है स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। तो आप लोग को अगर मशीन्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज़ हो, अगर आप लोग को किसी को कोई मशीन चाहिए हो या आफ्टर सेल्स का किसी का कोई भी कंसर्न हो, तो वो हम लोग को हमारे जो स्क्रीन के ऊपर आपके नंबर आ रहा है, आप इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक ऑफ टुडे विच इज़ डायोड लेज़र। अच्छा, हमने बेसिकली क्या किया है कि अपने जो इस टॉपिक को बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड किया। वन इज़ द टेक्निकल स्पेक्स ऑफ द मशीन, the second part is basically the application, and the third part is कि what is happening inside और इसमें क्या क्या हमारे बेनिफिट्स हैं, ड्रॉबैक्स हैं, और ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, कमिंग टू आवर फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज़ अ डायोड लेज़र। अच्छा, सबसे पहले आप लोग को एक चीज़ बताता जाऊँ कि फॉर एग्जांपल देखें, बहुत सारी टोटल 4-5 टेक्नोलॉजीज़ हैं दुनिया में लेज़र हेयर रिमूवल के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं। Nd:YAG लेज़र्स हैं, IPL हैं, डायोड लेज़र्स हैं, आपके एलेक्जेंड्राइड लेज़र्स हैं, और आपके इलेक्ट्रोलाइसिस हैं। अच्छा, हम लोग बेसिकली अभी जो है डायोड लेज़र को डिस्कस कर रहे हैं। इन 5 लेज़र्स में से डायोड लेज़र इज़ द ओनली लेज़र विच इज़ अ सेमीकंडक्टर लेज़र। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेमीकंडक्टर लेज़र। अब IPL या Nd:YAG लेज़र्स जो हैं वो बेसिकली फ्लैश लैम्प पम्प्ड सॉलिड स्टेट लेज़र्स होती हैं। वो फ्लैश लैम्प बेसिकली प्रोड्यूस करता है। आपकी Nd:YAG में Nd:YAG की रॉड्स होती हैं जो कि बेसिकली आपको डिलीवरी देती हैं लेज़र्स की। बट द डायोड लेज़र, उसमें जो आपका मेजरली जो पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है जिसको हम डायोड्स कहते हैं, वो इन इट सेल्फ बेसिकली एक सेमीकंडक्टर है। नाउ एक सेमीकंडक्टर मशीन के अंदर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द चॉइस ऑफ सेमीकंडक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटर्मिन द आउटपुट ऑफ द इक्विपमेंट। अब सेमीकंडक्टर, अब आपका एक छोटी सी बात है, अगर मैं सेमीकंडक्टर्स को एक स्टेप आगे लेके जाऊँ, कभी भी जिन लोगों ने डायोड लेज़र्स इस्तेमाल किए हैं, आप अपनी मशीन्स को कभी भी उठाएं, अपने हैंड पीस को आप हाथ में लें, तो आप अपनी जो डिस्प्ले जो आपका आप अपने जो ग्लास होता है हैंड पीस का, आप उसके अंदर से देखें तो आपको उसके अंदर बेसिकली एक लेज़र स्टैक नज़र आ रहा होता है। और ये मैं इसकी पिक्चर भी सेलेक्ट करता हूँ जो कि ये आपकी सेकंड स्क्रीन में आ गई। ये आपका एक लेज़र स्टैक बेसिकली आपको नज़र आ रहा होगा जो आपके डिस्प्ले जिसमें हम लोग बेसिकली डिलीवरी देते हैं। तो यू कैन सी कि इसके अंदर एक बेसिकली छोटा सा लेज़र स्टैक है। नाउ दिस लेज़र स्टैक बेसिकली इज़ अ सेमीकंडक्टर। नाउ द बेनिफिट ऑफ सेमीकंडक्टर इज़ दैट इट इज़ वेरी चीप, इट कैन प्रोड्यूस अ वाइड नंबर ऑफ शॉट्स विद वेरी मिनिमम कॉस्ट, नंबर वन। नंबर टू, कि अगर आपको अपनी एफिशिएंसी को बेहतर बनाना है तो आपको अपनी सेमीकंडक्टर्स की चॉइस को थोड़ा सा बेहतर करना है। अब इसकी सिंपल सी एग्जांपल ये है कि आप लोग ने फॉर एग्जांपल, एक छोटी सी बात है, हम लोग ने एक चीज़ देखी है, ये हमेशा से सुनी है कि एक इक्विपमेंट है डायोड लेज़र का जो कि आपको 3 लाख रुपए का मिल रहा है, 5 लाख रुपए का मिल रहा है, 10 लाख रुपए का मिल रहा है। इनफैक्ट आपको जो है वो ओरिजिनल इक्विपमेंट्स जो हैं वो तकरीबन सवा सवा करोड़ रुपए के मिल रहे हैं इन PKR। नाउ द प्रॉब्लम विद दैट इज़ कि आपको इतने सारे इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं, व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज इक्विपमेंट्स। क्या ऐसा डिफरेंस है जो उसको कॉस्ट में इतना डिफरेंस दे रहा है। अब इसमें अक्सर आपको डिफरेंट डेफिनेटली लोगों के ओपिनियन होते हैं, लेकिन मैं डेफिनेटली उसमें उनकी करेक्शन करूँगा कि सबसे पहली चीज़ कि ये जितनी भी चीज़ें हैं जो आपकी इसका डिफरेंस है, उसमें मेजरली जो कॉस्ट आपका पार्ट प्ले कर रही होती है वो आपकी सेमीकंडक्टर्स की चॉइस होती है। सेमीकंडक्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ योर प्रोसीजर। आपकी मशीन में जब आप प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं और आपका सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन वीक है, विच मीन्स कि आपका सेमीकंडक्टर वीक है, बिकॉज अल्टीमेटली दिस सेमीकंडक्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। अब अगर आपका सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन वीक है तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली जो चाइनीज़ कंपनीज़ करती हैं कि वो उसका आउटपुट वोल्टेज बढ़ा देती हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सी इसकी एग्जांपल ऐसी है कि आप एक मशीन लेते हैं, 1000 वाट की मशीन है, 1200 वाट की मशीन है, हम 1600 वाट है, 2000 वाट है, अब तो काफ़ी
और भी हैवी यूनिट से लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उसका मेजर पर्पस क्या है? मेजर पर्पस ये है कि सेमीकंडक्टर वीक होने की वजह से वो अपना सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन सही से नहीं कर पा रहा होता। तो ये लोग क्या करते हैं कि उसकी पावर बढ़ा देते हैं ताकि हीट वो ज़्यादा प्रोड्यूस करे, जिसकी वजह से आपकी जो इंजरी है सराउंडिंग टिश्यूज़ पे, एक तो वो एनहेंस हो जाएगी, नंबर वन। नंबर टू कि आपका जो सराउंडिंग टिश्यूज़ हैं वो डैमेज ज़्यादा लेंगे, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन ज़्यादा हो रहा होगा, नंबर टू। नंबर थ्री, जो आपका जो सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन है वो बहुत कम हो रही होगी, जिसकी वजह से जो आपका हेयर शाफ्ट है वो एक प्रॉपर अपना टेम्परेचर को इंक्रीज़ नहीं कर पाएगा, विच मीन्स कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ जर्म सेल्स को ऑन द स्पॉट नहीं किल कर पाएगा, जिसकी वजह से आपको अपने मर्ज़ी के या डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो द सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आपकी मशीन का जो कि इम्पॉर्टेंट होता है, इट इज़ बेसिकली द सेमी कंडक्टर। सो यू शुड ऑलवेज नो द चॉइस ऑफ सेमी कंडक्टर्स दैट इज़ बीइंग यूज्ड इन द मशीन। तो ये हमारा पहला पार्ट था कि टेक्निकल एस्पेक्ट्स के अंदर के सेमी कंडक्टर की चॉइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और सेमी कंडक्टर्स बहुत सस्ते भी मिलते हैं एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव एज़ वेल। आपको हर किस्म के सेमी कंडक्टर्स अपनी मशीन के अंदर मिल जाते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज़ आ जाती है कि आपकी मशीन के अंदर दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट होती है डेफिनेटली एक उसकी वेवलेंथ है। वेवलेंथ के भी एक डिटेल डिस्कशन है जो हम लोग इसको नीचे डायग्राम्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इसको टेक्निकल स्पेक्स में मैंने इसलिए डाले ताकि आपको पता हो कि वेवलेंथ इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वेवलेंथ भी बेसिकली हमारे जो रिजल्ट्स है उसको डिटर्मिन कर रही होती है। अच्छा, तीसरी चीज़ मैं एक चीज़ और इसके अंदर ऐड करूँगा कि आपको एक चीज़ मैंने बताई थी कि सेमीकंडक्टर्स मशीन्स के वीक होते हैं तो मशीन की प्राइस कम हो जाती है, विच मीन्स कि उसका सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन कम होता है। लेकिन देयर इज़ अनदर प्रॉब्लम विद द मशीन। वो क्या होता है कि अगर आपकी मशीन की सेमीकंडक्टर की चॉइस वीक है, लेट्स से कि मैंने 1000 वाट का कोई सेमीकंडक्टर उठाया। अब इसमें देखें दो चीज़ें हैं, मेरे पास दो ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो दोनों 1000 वाट के हैं, लेकिन दोनों का चॉइस ऑफ सेमीकंडक्टर डिफरेंट है। एक मशीन जो है मुझे बहुत ही कम जूल्स के ऊपर बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही होगी, जबकि ऑन दी अदर हैंड दूसरी मशीन जो है वो बहुत हाई जूल्स के ऊपर भी मेरी मर्ज़ी के रिजल्ट्स नहीं दे रही होगी। दिस इज़ बेसिकली द मेजर इम्प्लीकेशन ऑफ योर सेमी कंडक्टर्स, नंबर वन। नंबर टू, एक और प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी मशीन का सेमीकंडक्टर जो है वो 1000 वाट का है। अब सेमीकंडक्टर का मैं वर्ड चेंज करता हूँ, इसको मैं लेज़र स्टैक, बेसिकली जो आप मशीन के अंदर देख रहे होते हैं, जो मैं अभी आपको स्क्रीन में दोबारा दिखाता हूँ, ये जो आप एक छोटा सा आपके इस ग्लास के अंदर जो हम ये देख रहे हैं, बेसिकली दिस इज़ अ लेज़र स्टैक। नाउ व्हाट हैपन, अब ये जो लेज़र स्टैक है ना, ये लेट्स से कि 1000 वाट का है। अब दूसरा एक और मसला होता है, हमारे पाकिस्तान के अंदर जो मशीन्स नॉर्मली एक कम प्राइस रेंज की जो मशीन्स आ रही होती हैं, उसके अंदर एक बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, ये सारी कैपेसिटर चार्ज मशीन्स होती हैं। अब कैपेसिटर चार्ज से मुराद क्या है? कैपेसिटर चार्ज से मुराद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एक मशीन अगर 1000 वाट का इनपुट आपसे मांग रही है ना, तो आपका जो उसका बोर्ड है, जो आपकी मशीन का मेन बोर्ड है, वो 1000 वाट प्रोड्यूस करने की उसकी सलाहियत नहीं है उसके, क्योंकि अब वो 1000 वाट आप मांग रहे हैं मशीन से और उसका बोर्ड 1000 वाट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, क्योंकि अगर वो 1000 वाट का बोर्ड उसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो मशीन की कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाएगी, और चाइनीज़ जितने भी हैं उनको अपनी मशीन की कॉस्ट बचानी है। वो क्या करेंगे कि साथ में कैपेसिटर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। अब वो क्या करेंगे कि कैपेसिटर्स को इंट्रोड्यूस करने से क्या बेनिफिट होता है कि आपने जब मशीन से आपने फॉर एग्जांपल आउटपुट मांगा कि मुझे 1000 वाट का आउटपुट चाहिए, या मुझे 800 वाट का आउटपुट चाहिए, या 600 वाट का आउटपुट चाहिए। अब जो बोर्ड है वो 300 वाट तक का आउटपुट आपको दे सकती है, 400 वाट का दे सकती है, लेकिन रिमेनिंग आउटपुट जो आपको चाहिए ना, वो कैपेसिटर्स बेसिकली प्रोड्यूस कर रहे होंगे, वो कैपेसिटर से खींच रहा होगा। अब ये वाली टेक्निक ठीक है, सुनने में तो समझ आ रही है कि ठीक है यार, अगर मुझे मेरा मर्ज़ी का आउटपुट नहीं मिल रहा तो कैपेसिटर उसको दे रहे, लेकिन इसमें एक छोटा सा मसला होता है। मसला ये होता है कि जो आपके कैपेसिटर्स होते हैं ना, वो ड्रेन हो जाते हैं। यानी अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी मशीन में कैपेसिटर चार्ज मेरी मशीन है और मैं उससे 1000 वाट यूटिलाइज़ करना चाह रहा हूँ और डेफिनेटली बोर्ड उसका प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा कि आपका वो कैपेसिटर से लेना शुरू करेगा। आफ्टर 50 शॉट्स, 60 शॉट्स, 70 शॉट्स, 100 शॉट, 30 शॉट्स, डिपेंडिंग ऑन के मशीन के अंदर कितने कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, वो कैपेसिटर ड्रेन हो जाएगा। अब वो साथ साथ चार्ज हो रहा है और साथ साथ हम उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, विच मीन्स मैंने बटन प्रेस करके रखा हुआ है, वो एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है और पीछे उसका पूरा मिल नहीं रहा एनर्जी जो है उसको, वो बेसिकली एक फ्लक्चुएशन क्रिएट कर रहा है। ये जो फ्लक्चुएशन है ये आपको कहीं भी जाके डैमेज दे सकता है। हो सकता है कहीं आपकी वायर जल जाए, हो सकता है अब वो, क्योंकि
आउटपुट जब उसको नहीं मिल रहा तो कैपेसिटर भी पावर सप्लाई से एनर्जी लेना शुरू कर देगा। पावर सप्लाई की भी डेफिनेटली एक लिमिट है, कहीं ना कहीं वो जाके आपको डैमेज देगा। अब अक्सर हमारे पास ये एक कंप्लेंट्स आती हैं इस तरह की कि भाई हमारी मशीन में एज सच कोई मतलब वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुई नहीं, हम स्टेबलाइजर्स भी यूज़ कर रहे हैं, बट स्टिल हमारी मशीन में कहीं ना कहीं इस तरह की प्रॉब्लम आ गई। ये वाली प्रॉब्लम आपकी क्यों आई है? ये वाली प्रॉब्लम इसलिए आई है कि वो जब फ्लक्चुएशन लिया है तो वो फ्लक्चुएशन कहीं भी जाके हिट कर सकती है, वो आपको स्क्रीन में भी जाके डैमेज दे सकती है, मेन बोर्ड में भी दे सकती है, हो सकता है आपकी पावर सप्लाई ख़राब कर दे। इस तरह के बड़े मसले मसाइल आपके हो सकते हैं। तो कभी भी आप अपनी मशीन पे काम कर रहे हो, यू शुड नो कि आपकी मशीन के अंदर कैपेसिटर्स कितने हैं। जिस मशीन के अंदर कैपेसिटर ज़्यादा लगे हुए हैं वहाँ पर डेफिनेटली आपका आउटपुट आपकी मर्ज़ी का नहीं मिल रहा। एक तो हो गई ये चीज़, आपके जो कैपेसिटर चार्ज हो गई। तीसरी चीज़ इसके अंदर जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा विच इज़ आपकी जो टेक्निकल स्पेक्स से रिलेटेड है हमारी, कि कुछ मशीन्स के अंदर क्या होता है कि हम लोग जो स्मार्ट डायोड्स होती हैं और कुछ मशीन्स होती हैं हमारी जो कि हमें पल्स कंट्रोल के साथ दी जाती हैं। अच्छा, जो स्मार्ट डायोड्स होती हैं ना, वो बेसिकली ये कंपनीज प्रोड्यूस करती हैं एक ऐसे बंदे के लिए जिसको बहुत ज़्यादा मशीन्स की नॉलेज नहीं है। तो वो क्या करेंगे कि उसके अंदर से वो उसको फ्रीक्वेंसी दे देंगे, उसको जो है वो साथ में जूल्स दे देंगे। आपने सिर्फ ये दो चीज़ें सेलेक्ट की और आप अपने क्या कहते हैं प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे। प्रॉब्लम क्या है कि हमारा सेलेक्टिव फोटोथर्मोलिसिस का जो रूल है, जो कि मेरी 4th स्लाइड है, लेकिन मैं भी इसको ले आता हूँ। हमारी जो मशीन है वो काम इसी तरीके से करेगी। उसका जो है आपको थर्मल डैमेज टाइम विच इज़ बेसिकली द जूल्स, थर्मल रिलैक्सेशन टाइम विच इज़ बेसिकली द पल्स विड्थ, ये दो चीज़ों का पता होना ज़रूरी है और इन दो चीज़ों के बगैर मशीन ऑपरेट नहीं होगी। यानी अगर मशीन के अंदर फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं और वो आपको फ्रीक्वेंसी और जूल्स दिए हुए हैं लेकिन पल्स विड्थ सेलेक्ट करने को ऑप्शन नहीं दे रहा, इसका मतलब है कि उसके अंदर पल्स विड्थ तो लाजमी है। पल्स विड्थ के बगैर तो मशीन आपकी जो है वो आउटपुट दे नहीं सकती। अगर पल्स विड्थ उसके अंदर आपको नहीं पता तो आप कभी भी अपनी मर्ज़ी के रिज़ल्ट्स को अचीव नहीं कर सकते। पल्सेस की कंप्लीट नॉलेज होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी मशीन बग़ैर पल्स विड्थ के काम नहीं करेगी। अब कुछ जिस तरह हमारी कुछ मॉडर्न सोप्रानोज जो चाइना प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अंदर ये लोग कभी कभार क्या करते हैं कि आपकी मशीन जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको स्किन टाइप सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है। अब जैसे ही आप स्किन टाइप सेलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या करता है कि आपको फॉर एग्जांपल अगर आपकी स्किन टाइप 1-2 है तो वो उसमें आपको पल्स डिफरेंट दे रहा होता है, फास्ट कर देता है पल्स को। और अगर आप इसकी जो क्या कहते हैं स्किन टाइप आप 4-5-6 सेलेक्ट करते हैं तो वह पल्स को थोड़ा सा डिले कर देता है। अब मसला ये है कि हमें पल्सेस अक्सर जो हमारी क्या कहते हैं आपकी जो स्किन टाइप हर अलग स्किन टाइप पे हम लोग को पल्सेस ऑल्टर करने की ज़रूरत पड़ती है। अब क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है उसको ऑल्टर करने के लिए तो वो क्या करता है कि उसको वहाँ पर सेट कर देता है। एक तो ये करते हैं। दूसरा काम वो ये करते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ पल्स विड्थ को एडजस्ट कर देते हैं। यानी जब मैं फ्रीक्वेंसी 1 सेलेक्ट करता हूँ तो मेरी पल्स विड्थ डिफरेंट होती है और मैं जब फ्रीक्वेंसी 10 सेलेक्ट करता हूँ तो मेरी पल्स विड्थ डिफरेंट होती है। अब नॉर्मली जो एक यूज़र एवरेज यूज़र है वो जब फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट उसको चूज़ कर रहा होता है ना, उसको इस बात का नहीं पता होता है कि मैं जब फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ तो मेरे खाली नंबर ऑफ़ शॉट्स नहीं बढ़ रहे, उसके साथ साथ मेरी पल्स विड्थ भी ऑल्टर हो रही है। और जिसकी वजह से एक एवरेज यूज़र जो होता है वो इस चीज़ को कंक्लूड नहीं कर पाता। और उसकी वजह से एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है कि जब भी एज एन ऑपरेटर हम जब उस मशीन को साथ प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होते हैं हमारा सक्सेस रेशियो गिर जाता है। विच मीन्स कि आपके नंबर ऑफ़ हेयर रिडक्शन कम होती है और नंबर ऑफ़ फाइन हेयर जो कन्वर्ट हो रहे होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। आपका सक्सेस रेशियो इस चीज़ से डिटर्मिन होगा कि आपके नंबर ऑफ़ हेयर रिडक्शन कितनी हुई है और नंबर ऑफ़ फाइन हेयर या हेयर साइकिल डिले कितनी हुई है। अगर मेरी नंबर ऑफ़ हेयर रिडक्शन ज़्यादा हुई है विच मीन्स कि मेरा सक्सेस रेशियो अच्छा है और नंबर ऑफ़ हेयर्स अगर मेरे फाइन हेयर में कन्वर्ट हो गए जो कि नॉर्मली होता है और ख़ास तौर से स्मार्ट डायोड्स के अंदर लाजमी ये होता है क्योंकि हमारे पास पल्स कंट्रोल करने का उसको डिटेल में ऑप्शन नहीं होता और विजिबल नहीं होती। अगर विजिबल भी हो तो हम उसको कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल इसमें एक ऑप्शन है जिसमें हम पल्स कंट्रोल इजीली कर सकते हैं और उसको हम कंक्लूड भी कर सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। वो भी मैं आपको अपनी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। तो हम लोग को बेसिकली प्रॉब्लम बता रहा था। प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका जो थिक हेयर है वो फाइन हेयर में कन्वर्ट हो जाता है और इतना फाइन हो जाता है फिर आहिस्ता आहिस्ता कि आपका या तो टारगेट लूज हो जाता है या तो फिर वो पैराडॉक्सिकल हाइपर ट्राइक्रोसिस की तरफ चला जाता है। ठीक है जी, ये हमारी फर्स्ट स्लाइड थी। अब हम आ जाते हैं अपनी सेकेंड स्लाइड के ऊपर। ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग का जो फर्स्ट पार्ट था अब हम उसी को कंटिन्यू करेंगे जो हमारा सेमीकंडक्टर्स यानी हमारा लेज़र स्टैक का था। अच्छा, अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमारा जो लेज़र स्टैक है
ये जो आपकी स्क्रीन के अंदर आप देख रहे हैं, ये जो हमारा स्पॉट साइज़ है, स्पॉट साइज़ के अंदर आप देखें एक छोटा सा आपको जो सिल्वर कलर का पार्ट नज़र आ रहा है, ये बेसिकली आपका जो है ये लेज़र स्टैक है। अच्छा, अब आप इसके अंदर चेक करें कि आपको इसके अंदर एक ये लाइन नज़र आ रही है। अब मैं इस लाइन को काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5। अच्छा, ये जो 5 लाइंस हैं ऊपर और ये 5 लाइंस नीचे हैं, ये बेसिकली 10 लाइंस हैं। ये जो एक लाइन है ना, ये एक इंडिविजुअल बार को रिप्रेजेंट कर रही है। इट इज़ बेसिकली अ डायोड लेज़र बार, जो अपनी इसकी इंडिविजुअल वेवलेंथ होगी, हर बार की इंडिविजुअल पावर होगी। यानी अगर ये एक बार 100 वाट्स का है, ठीक है, और एक बार जो है फॉर एग्जांपल 808 नैनोमीटर की इसकी वेवलेंथ है, तो मैंने दूसरा बार जो है इसके अंदर 1064 नैनोमीटर का लगा दिया वेवलेंथ, और तीसरा मैंने 755 का लगा दिया। इस तरीके से ये हमारा ट्रिपल वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट चलता है। इसी तरीके से फिर आपका आ जाएगा 1064 808 1064 755। इसी तरीके से ट्रिपल वेवलेंथ चलती है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई कि अगर मैं स्टैंपिंग टेक्निक में काम कर रहा हूँ, मैं अपने हैंड पीस को स्किन के साथ रख के मैं जब काम करता हूँ, तो आपकी जो सारी वेवलेंथ्स हैं वो साइमल्टेनियसली आपके फॉलिकल पे नहीं जा रही। जो वो हीट एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है, वो एक आपका हेयर शाफ्ट साइमल्टेनियसली 3 वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा अनटिल एंड अनलेस मैं इसको मूव ना करूँ। अगर मैं इसको एक जगह पे स्टडी रखूँगा तो वो कभी भी हम लोग 3 वेवलेंथ्स की एब्जॉर्प्शन पे नहीं पहुँच सकते। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, मैंने इसमें एक आपको ऊपर एक एग्जांपल दिया, जिस तरह ये लेज़र स्टैक के नीचे। अब इसमें मैंने आपको बताया, ये देखेंगे 10 बार्स हैं, ठीक है, जिसमें मैंने आपको काउंट करके बताया था 1 2 3 4 5 ऊपर की साइड पे और ये 5 बार्स नीचे। ये टोटल आपका जो है आपका 10 बार्स हो गए। अच्छा, इसमें मैंने एग्जांपल लिया कि ये जो एक बार है ये 100 वाट्स का है। अब ये टोटल एक 100 वाट्स का एक बार और 10 बार्स इज़ इक्वल टू 1000 वाट। ये मेरा 1000 वाट का आउटपुट हो गया। यानी ये मेरी मशीन जो है मुझे 1000 वाट का आउटपुट दे रही है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा ये कि इसके साथ में लेफ़्ट कॉर्नर पे आप एक और देख सकते हैं, जो हमारा का दूसरा लेज़र स्टैक है। इसके अंदर हम लोग ने 5 बार्स डालें, 1 2 3 4 5। ये मेरे 5 बार्स आ गए इसके अंदर। अब ये जो मेरी मशीन है, ये जो है बेसिकली 600 वाट की है। किस तरीके से कि इसका जो एक बार है वो 120 वाट्स का है। 120 वाट्स इंटू 5 बार्स इज़ इक्वल टू 600 वाट्स। और पहली एग्जांपल के अंदर 100 वाट्स का ईच बार था, और इसको जब मैंने आपको टोटल स्पॉट साइज़ में इसको 10 बार्स में डिवाइड किया तो ये टोटल 1000 वाट्स ईच हो गया। अच्छा, अब मेरा इसके अंदर एक क्लेम है। मेरा क्लेम ये है कि ये जो 600 वाट की मशीन है, इसकी परफॉर्मेंस आपके 1000 वाट की मशीन से बेहतर होगी। ये मेरा एक क्लेम है कि मैं इस 600 वाट की मशीन का जो आउटपुट होगा वो इस 1000 वाट की मशीन से बेहतर होगा। आप लोग का ये सवाल हो सकता है ना, डेफिनेटली जो लोग मशीन्स ख़रीदते हैं, ज़्यादातर लोग तो वोल्टेज के ऊपर इतना ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं कि वो ये पार्ट भूल जाते हैं कि एक्चुअली में देयर इज़ अनदर वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच विल डिटर्मिन द आउटपुट ऑफ योर रिजल्ट्स, विच इज़ द फ्लुएंस ऑफ द मशीन, जो कि मेरी थर्ड स्लाइड है। द फ्लुएंस, द एनर्जी डेंसिटी जिसे हम कहते हैं। व्हाट इज़ फ्लुएंस, व्हाट इज़ एनर्जी डेंसिटी? फ्लुएंस इज़ बेसिकली कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पिन पॉइंट एनर्जी किसी चीज़ की अगर मैं उसको डिटर्मिन करूं तो उसको हम फ्लुएंस कहते हैं। अब इसकी सिंपल सी एग्जांपल मैंने आपको दी कि अगर मैं इसके ये जो आप एक छोटा सा पार्ट देख रहे हैं, इसका स्पॉट साइज़ ये 5 बार्स का है। इस 5 बार्स के अंदर जो है मैंने 500 वाट को इमिट करना है, जबकि दूसरे एंड पे सेम स्पॉट साइज़ के अंदर मैं 600 वाट को इमिट कर रहा हूँ। अब हेयर शाफ्ट 1000 वाट का पूरा तो एक पिन पॉइंट एनर्जी नहीं दे रहा ना, वो तो बेसिकली डिस्पर्स हो रहा है एक लार्जर स्पॉट साइज़ के ऊपर। जबकि मेरे दूसरे केस के अंदर जो 600 वाट की मशीन है वो छोटे स्पॉट साइज़ के अंदर मुझे कम एनर्जी डिस्पर्स कर रही है। अब आप लोग का ये कंसर्न हो सकता है कि 1000 वाट की मशीन से 600 वाट की मशीन बेहतर आ रही है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, समझ भी आ रही है कि यार ठीक है 120 वाट का एक बार है, वहाँ पर 100 वाट का एक बार है, तो डेफिनेटली एक छोटे एरिया पे ये बेहतर आपको परफॉर्मेंस देगी उसके मुकाबले में। लेकिन मैं इसको कैसे मेजर करूँगा? क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम लोग क्या करते हैं कि 600 वाट की मशीन मैंने सेलेक्ट की, मैंने कह दिया कि मुझे 600 वाट की मशीन के अंदर मुझे स्पॉट साइज़ बड़ा चाहिए क्योंकि मेरी डिमांड है। और यहाँ पर लोग आपको जो भी मेजॉरिटी
आप जब भी कोई भी डॉक्टर मशीन परचेज़ कर रहा होता है उसका यही कंसर्न होता है कि मुझे जो आपका स्पॉट साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा दे दें, ताकि हम लोग जो है थोड़ा सा जल्दी कर लें, हमारे नंबर ऑफ़ शॉट्स बच जाएँ, हमारा प्रोसीजर टाइम जल्दी हो जाए। लेकिन उसमें एक नुकसान कर रहे हैं कि 600 वाट की मशीन के अंदर अगर, या 1000 वाट की मशीन के अंदर आप अपने स्पॉट साइज़ को ज़्यादा बढ़ा देंगे तो आपकी पिन पॉइंट एनर्जी, जिसको हम फ्लुएंस कह रहे हैं, फ्लुएंस आपका कम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अपनी 600 वाट की मशीन के अंदर सेम स्पॉट साइज़ के ऊपर मैं अपनी 600 वाट की मशीन लेता हूं, तो मुझे 600 वाट की मशीन 1000 वाट की मशीन से बेहतर परफॉर्मेंस दे सकती है, क्योंकि इसका जो पिन पॉइंट एनर्जी यानी इसका जो फ्लुएंस है वो 1000 वाट की मशीन से बेहतर होगा। छोटे से एरिया के अंदर ये आपको जो फ्लुएंस प्रोड्यूस करके देगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जो 1000 वाट की मशीन है, जिसका मैंने आपको बताया कि उसके अंदर फ्लुएंस कम होगा। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये भी हो सकता है कि फ्लुएंस की कैलकुलेशन कैसे होती है। फ्लुएंस की कैलकुलेशन वेरी सिंपल है। जूल्स को हम बेसिकली उसका सर्कमफ्रेंस जो है अपना स्पॉट डायमीटर का उसके साथ डिवाइड कर देते हैं, तो इजीली आपको आपकी जूल्स जो है आपको फ्लुएंस जो है जूल्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स इंशाल्लाह मैं आपसे जो है अभी शेयर करूँगा। ठीक हो गया जी, ये हमारा पार्ट हो गया। अच्छा, अब दूसरी चीज़, एक चीज़ मैंने आपसे डिस्कस की थी कि हमारे पास जो है ये आपका जो लेज़र स्ट्राइक का जिसको हमने डिस्कस किया था कि आपका जो इसकी इंडिविजुअल एक पावर होती है 600 वाट की मशीन, जिस तरह मैंने आपको बताया किस तरह से मेरी 1000 वाट की मशीन से बेहतर परफॉर्मेंस दे सकती है। अब इसके अंदर मैं एक चीज़ और डालता हूँ कि आप अपनी नेक्स्ट चीज़ पे आ जाएं जो मेरी बेसिकली एप्लीकेशन साइड की तरफ जा रही है, लेकिन इसको हम लोग अपने टेक्निकल स्पेक्स में थोड़ा सा इसको लेके चलते हैं कि देखें अब जो मशीन की पावर है, मैंने आपको बताया कि ये मशीन की पावर है कि आपका ये 600 वाट की मशीन है, ये आपकी 1000 वाट की मशीन है। अब मैं 1000 वाट की मशीन को पावर को बेसिकली 1000 वाट की जो मशीन है इसको मैं एग्जांपल के तौर पे यूज़ करके इसको आगे लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन कंपैरेटिवली थोड़ी सी ईजी है, तो समझने में ईजी रहेगा आप लोगों के लिए। अच्छा, अब इसमें अब आपको मैं पावर की कैलकुलेशन बताने लगा हूँ। आपने अक्सर ये सुना होगा कि मेरी मशीन 600 वाट की है, मेरी मशीन 1000 वाट की है, मुझे नहीं पता मेरी मशीन कितने वाट्स की है। आपके पास डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के ये कंसर्न्स होते हैं। इनफैक्ट हमारे पास भी ये क्वेश्चंस आते हैं कि यार जो मशीन हमें हमारी दी गई है तो वो एटलीस्ट हमें बताया जाए कि वो किस तरह से हम उसको मेजर कर सकते हैं कि उसका जो आउटपुट है वो जो बताया जा रहा है वो है भी या नहीं है। इसकी बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन होती है कि आप अपनी पावर को, सिंपल है कि आप अपनी जूल्स को अपने पल्स विड्थ से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आपका टोटल आउटपुट मशीन का आ जाएगा। तो इसकी सिंपल सी मैंने एग्जांपल लिया है कि आपकी मशीन के अंदर अगर 10 जूल्स हैं और आप उस 10 जूल्स को 10 मिली सेकेंड्स के अंदर डिलीवर कर रहे हैं, तो इसको हम सिंपल कैलकुलेशन रहते हैं। 10 जूल्स जो है ये बेसिकली पर सेकेंड होता है, तो मैंने इसको 10 ले लिया। 10 मिली सेकेंड्स है, मिली सेकेंड्स को मैंने सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया, जो कि 10 मिली सेकेंड तकरीबन 0.001 सेकेंड बनेगा। और आपने अपने 10 जूल्स को इसको 0.001 से डिवाइड किया, तो ये आपका टोटल आउटपुट आ गया विच इज़ 1000 वाट्स। इसी तरीके से आपकी अगर मशीन के अंदर ज़्यादा जूल सेलेक्ट करने का ऑप्शन है और आप उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका जो मशीन का आउटपुट है वो कितना आ रहा है। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ आपको और ऐड कर दूं, लेकिन ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर 1000 वाट की मशीन है ना, तो उसका ये मतलब नहीं है कि मैं हर टाइम पे 1000 वाट को डिलीवर कर रहा हूँ। 1000 वाट की मशीन का मतलब है दैट दिस इज़ द पीक पावर, द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी जनरेटेड इन अ स्पेसिफिक पल्स। हर वक्त मशीन 1000 वाट नहीं देगी। 21 जूल्स अगर मैं 1000 वाट की मशीन पे दे रहा हूँ, 21 जूल्स एंड 20 मिली सेकेंड, और सेम जूल्स मैं 2000 वाट की मशीन के ऊपर दे रहा हूँ, तो मेरे दोनों का आउटपुट, अगर मैं दोनों के सेमीकंडक्टर सेम इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मेरा आउटपुट जो है दोनों का बराबर होगा, दोनों के रिज़ल्ट्स में डिफरेंस नहीं होगा। अगर मैं अपनी मशीन का वोल्टेज ज़्यादा लेता हूँ, इसका ज़्यादातर मतलब यही होता है कि उसमें मेरे पास पल्स विड्थ मज़ीद कम करने का ऑप्शन होगा। यानी अगर मेरी 10 मिली सेकेंड्स है तो मैं उसको ज़्यादा नीचे जा सकता हूँ, या 10 मिली सेकेंड्स पर मैं ज़्यादा जूल्स को सेलेक्ट कर सकता हूँ। मेरा हायर वोल्टेज का मतलब ये होता है। हायर वोल्टेज का ये मतलब कभी नहीं होता कि अगर मेरी दो मशीनें हैं, दोनों को सेम पल्स विड्थ सेलेक्ट करने के बाद दोनों की 21 जूल्स दूंगा तो 1000 वाट वाली का आउटपुट कम होगा और 2000 वाट वाली का आउटपुट मतलब रिजल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होगा। कभी भी नहीं होगा, दोनों का बिल्कुल बराबर होगा। हम लोग इसको जो एवरेज मशीन की पावर होती है ना, हम उसको कैलकुलेट करते हैं। इसकी सिंपल सी कैलकुलेशन मैंने आपको दी है। अब इसको जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 10 जूल्स डिलीवरिंग एट 10 मिली सेकेंड इज़ इक्वल टू 1000 वाट्स। अब मैं आपसे एक और बात करता हूँ, 5 जूल्स डिलीवरिंग एट 10 मिली सेकेंड इज़ इक्वल टू 500 वाट्स।
यानी अगर मेरी मशीन में मैं 5 जूल्स को 10 मिली सेकेंड्स के ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो अब मैं मशीन का 1000 वाट इनपुट जो है आउटपुट ले ही नहीं रहा, मैं उससे टोटल 500 वाट ले रहा हूँ। इसी तरीके से मैं इसको 2.5 जूल्स पे ले जाऊँगा तो मेरी कैलकुलेशन जो है वो और कम हो जाएगी, विच मीन्स कि अब मैं 250 वाट का इनपुट ले रहा हूँ। मेरी एवरेज पावर मशीन की हमेशा डिफरेंट होगी और मेरी पीक पावर मशीन की हमेशा डिफरेंट होगी। यानी अगर आप अपनी मशीन का आउटपुट जनरेट करना चाह रहे हैं, कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, उसकी सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप अपने जूल्स को अपने पल्स विड्थ से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो है 1000 वाट का आपको सिंपल आउटपुट मिल जाएगा। बट द कंडीशन इज जूल्स होना चाहिए, फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए। फ्लुएंस की कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी डिफरेंट है, तो बदल ये आप इजीली अपनी मशीन के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। पर खैर मेरे पास एक सवाल आया था इसमें कि अगर मेरे पास पल्स विड्थ ना दी हुई हो तो हम इसको किस तरीके से कैलकुलेट करें। पल्स विड्थ ना दी हुई हो तो इट्स वेरी सिंपल, ये जो आपका 10 मिली सेकेंड्स है जो मैंने आपको यहाँ पर 0.001 दिया है, इसको आप एक्स कर लें और x की फिर वैल्यू आप डिटर्मिन कर लें यहाँ पर, तो आपके पास इजीली आपके पल्स विड्थ निकल आएगी। तो उसमें आपको उससे पहले आपको मशीन का आउटपुट पता होना चाहिए। अगर आपकी मशीन 1000 वाट की है तो आप 1000 वाट लिखें, आपका जो पल्स विड्थ है इसको x करें तो आपको आपकी पल्स विड्थ भी कैलकुलेट आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपकी स्क्रीन पे नहीं भी दी गई पल्स विड्थ तो आप इजीली इस छोटे से फार्मूला के थ्रू अपने पल्स विड्थ को खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी मशीन एक्चुअली में कितनी पल्स विड्थ डिलीवर करिए या आपको कितनी पल्स जो है पेशेंट को डिलीवर करनी है, उस हिसाब से आप ये कैलकुलेट करके पेशेंट के ऊपर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है, अक्सर मशीन्स के अंदर राइट कॉर्नर के ऊपर आपको किलो वाट्स दिया हुआ होता है, किलो वाट्स की कैलकुलेशन होती है और राइट पे किलो वाट्स का आपको अक्सर, बल्कि आप कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े हो तो वो किलो वाट्स के अंदर आपको दे रहा होता है, तो मैं उसको भी बेसिकली हाईलाइट कर दूं। किलो वाट्स जो होता है बेसिकली 1 किलो वाट इज़ इक्वल टू बेसिकली 1000 वाट, और 1000 वाट्स जो है बेसिकली इज़ इक्वल टू 1000 जूल्स पर सेकेंड। और फिर हम इसी जूल्स को जो है मिली सेकेंड्स और फिर इसी तरीके से हम इसको नीचे लेके जाते हैं। लेकिन कभी आप अपनी कोई कैलकुलेशन पढ़े हो और उसमें लिखा हुआ आ रहा हो कि हमारा जो टोटल जो हमारी कोई भी स्टडीज़ होती हैं अक्सर उसके अंदर लिखा हुआ आ रहा होता है कि 1.16 किलो वाट्स हम लोग ने जो है पेशेंट को डिलीवर किया, तो इसकी सिंपल से कैलकुलेशन जिस तरह मैंने आपको बताई है कि 1000 वाट जो है आपका इज़ इक्वल टू 1 किलो वाट। और अगर आपका वो आपको कोई स्टडी बताती है कि 1.16 किलो वाट डिलीवर किया या 0.96 किया तो ईजी है, 960 वाट जो है इन्होंने आपको आउटपुट दिया और आपकी मशीन 1000 वाट तक कैपेबिलिटी लेती है, तो उसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप अपनी मशीन को कि किस तरीके से इसका आउटपुट आपने जनरेट करना है। ठीक हो गया। अच्छा, तीसरी चीज़ आपकी एनर्जी आ गई। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको जिस तरह से बताई थी कि जो एनर्जी है बेसिकली इसको हम मेजर करते हैं जूल्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर, लेकिन जो फ्लुएंस होता है ना वो उस फ्लुएंस की कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल होती है। हम अपनी फ्लुएंस को डिवाइड करते हैं अपने स्पॉट साइज़ के ऊपर, सॉरी जो आपके जूल्स एनर्जी है उसको हम डिवाइड करते हैं अपने स्पॉट साइज़ से, तो आपके पास जो है फ्लुएंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। इसका सिंपल सा फार्मूला मैंने दिया हुआ है कि आपके जो अपने टोटल मेगा जूल्स होते हैं, आप अपने मेगा जूल्स को स्पॉट साइज़ से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है आपका जो फ्लुएंस है पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से आपको मिल जाएगा ईजीली। अब इसकी एक और मैंने सिंपल सी एग्जांपल दी थी कि होता क्या है कि जो हम अभी पीछे डिस्कस कर चुके हैं, मैं एक दफ़ा दोबारा से उसको रिकैप कर देता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मैं 100 जूल्स की एनर्जी किसी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर में डाल रहा हूँ और सेम मैं 100 जूल्स की एनर्जी मैं 10 सेंटीमीटर के बजाय 5 सेंटीमीटर स्क्वायर में डाल रहा हूँ, तो आपके पास जो आउटपुट एनर्जी है वो डिफरेंट आएगी। अब आप मुझे कहते हैं कि मैंने दो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हैं जिसको मैंने दोनों को 100 जूल्स दिए हैं, लेकिन दोनों ने अपना इनपुट सेम नहीं लिया। एक ने जो है अपना फ्लुएंस ज़्यादा लिया है, दूसरे ने अपना फ्लुएंस कम लिया है, जबकि आपके मशीन का आउटपुट भी सेम है, यानी पल्स विड्थ सेम है मेरी, और मेरा जो है एनर्जी भी सेम है जूल्स। अब मैं दो पेशेंट्स जो मैंने आपसे अभी फर्स्ट एग्जांपल ली थी, 21 जूल्स है 20 मिली सेकेंड, 21 जूल्स है 20 मिली सेकेंड्स। अब ये दोनों का आउटपुट मुझे सेम मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, ठीक है। अच्छा, दोनों को मैं जब सेम उस पर कैलकुलेट कर रहा हूँ, लेकिन एक का स्पॉट साइज छोटा होने की वजह से उसका जो एनर्जी डिस्पर्स रेशियो है वो डेफिनेटली उसका थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी बेसिकली इसको हम कहते हैं कि हमारा फ्लुएंस बढ़ जाता है। और ये जो आपका फ्लुएंस बढ़ रहा है ये आपको बताएगा कि हाँ, ये जो आपने छोटा स्पॉट साइज यूज़ किया है इसमें आपको बेहतर रिजल्ट मिल गया, क्योंकि वो एनर्जी को उसने कॉन्सनट्रेट कर दी। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि चाइनीज़ मशीन्स के अंदर ना अक्सर एक और प्रॉब्लम होती है जो मैंने देखी है कि होता क्या है कि उनका अगर फॉर एग्जांपल आपने 600 वाट की या 1000 वाट की मशीन ली है ना, कभी उनका कोई मतलब
कोई एक फ़िक्स पैटर्न नहीं है जिसके ऊपर वो बनाते हैं। 1000 वाट की मशीन के अंदर कभी कभार वो क्या करेंगे, आपको 100 वाट्स के बार डाल देंगे, कभी वो थोड़ी सी कम वाट्स के डाल देते हैं, कभी ज़्यादा वाट्स के डाल देते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया 600 वाट है, कभी 100 वाट के 5 बार डाल देंगे, कभी 120 वाट के जो है वो 100 वाट के 6 बार डाल देंगे, 120 वाट के जो है वो कभी 5 बार डाल देते हैं। अब वो होता क्या है कि आपका जो अंदर का स्टैक है वो इतना छोटा सा होता है और स्पॉट साइज इतना बड़ा होता है। यानी अब मशीन के ऊपर जो फ्लुएंस आपको लिखा, अब वो फ्लुएंस जो मशीन के ऊपर लिखा है ना, वो एडजस्ट नहीं करते, वो आपको फ्लुएंस उसी हिसाब से दे रहा होता है जो आपका लेज़र स्टैक होता है, लेकिन वो एनर्जी ज़्यादा एरिया में डिस्पर्स होकर निकल रही है। जब वो ज़्यादा एरिया डिस्पर्स होकर निकल रही है तो आपका फ्लुएंस कभी भी बराबर हो ही नहीं सकता। उसका सिंपल सा तरीक़ेकार है, आप अपना फ्लुएंस खुद कैलकुलेट करें, आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या रिज़ल्ट प्रोड्यूस किए हैं और मज़ीद इसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ आपको और बता दूँ कि फ्लुएंस जो है, अगर आप 100 जूल्स को 10 सेंटीमीटर स्क्वायर में डिवाइड कर रहे हैं और 100 जूल्स को 5 सेंटीमीटर स्क्वायर में डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका एनर्जी डिस्पर्स रेशो जो है वो डबल नहीं होता। यानी जो आपकी फ्लुएंस है वो डबल नहीं होती। अगर एक जनरल सवाल हो सकता है ना किसी का, यार कि अगर मैंने 100 जूल्स को 10 सेंटीमीटर स्क्वायर में डाला है तो उसका फ्लुएंस, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है एक XYZ जूल्स आ रहा है, जब मैं उसको 5 में कर दूंगा तो मेरा ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा? बिल्कुल भी डबल नहीं होता। उसका एक छोटा सा लॉ है हमारी फिज़िक्स के अंदर, विच इज़ द लॉ ऑफ एनिसोट्रॉफी, और इस लॉ के तहत हमारी बहुत सारी एनर्जी, जब वो उसको हम बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो हमारी स्किन उसको रिजेक्ट कर देती है। किस तरीके से रिजेक्ट करती है, ये बेसिकली एक बहुत डिटेल डिस्कशन है, एक सेपरेट टॉपिक है जो कि मैंने अपनी ND-AC के लिए रखा है, और मैं इंशाल्लाह उसमें आपको, जो हम ND-AC की डिस्कशन करेंगे तो उसमें हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन बहरहाल ये पता होना भी ज़रूरी है कि जब फ्लुएंस आप उसको हाफ़ करते हैं तो आपकी एनर्जी डबल नहीं होती। हमारी स्किन बहुत सारी एनर्जीज़ को जो है वो बेसिकली एक्सेप्ट नहीं करती है, और वो क्या रूल्स हैं उसके, किस तरीके से है, वो एक अलग डिस्कशन है। अभी करूँगा तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो लेट्स जस्ट टेक टू द फ्लुएंस एंड दिस पार्ट, और उसके बाद बस हम अब इंशाल्लाह आगे